So hello students, now continuing with question number 30. This is one of the very important question, अक्सर पेपर में आता रहता है। मैक्सिमम नॉर्मल एंड शेयर स्ट्रेस बोलता है, नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम कब होगी उसकी डिस्कशन करनी है। शो दैट अलोंग प्रिंसिपल डायरेक्शन द वैल्यू ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस इज मिनिमम। बोलता है कि प्रिंसिपल डायरेक्शन में, दूसरा क्वेश्चन इसने पूछा है कि प्रिंसिपल डायरेक्शन में जो शेयरिंग स्ट्रेस होती है, अब आपको पता है प्रिंसिपल डायरेक्शन में कौन होता है। प्रिंसिपल डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल स्ट्रेसेज होती हैं, टॉ 1 1, टॉ 2 2, टॉ 3 3। लेकिन यहाँ हमने प्रूव करना है कि प्रिंसिपल डायरेक्शन मतलब x1 डायरेक्शन में, x2 डायरेक्शन में तथा x3 डायरेक्शन में जो शेयरिंग स्ट्रेसेज होती हैं दे आर मिनिमम, उनकी वैल्यू कम से कम होगी, मिनिमम होगी। और प्रूव दैट द मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू, ये तो क्लियर हो गया, शेयरिंग स्ट्रेस प्रिंसिपल डायरेक्शन में मिनिमम होगी और जो मैक्सिमम होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम स्ट्रेस इज इक्वल टू 1/2 ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नॉर्मल स्ट्रेसेस। जो सबसे बड़ी स्ट्रेस होगी नॉर्मल स्ट्रेस और सबसे छोटी नॉर्मल स्ट्रेस, उन दोनों के बीच का डिफरेंस और उसको हाफ से मल्टीप्लाई करके, दैट इज योर मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है जी। एंड एक्ट्स ऑन द प्लेन, और बोल रहा है कि ये जो मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस है वो किस प्लेन के ऊपर होगी, दैट बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ये ध्यान रखना इसका खास करके, जो लार्जेस्ट प्रिंसिपल स्ट्रेस होगी और स्मॉलेस्ट प्रिंसिपल स्ट्रेस जो होगी, ऑटोमेटिकली है कि ये जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेज हैं दे आर अलोंग x1 डायरेक्शन, x2 डायरेक्शन एंड x3 डायरेक्शन। मान लीजिए जो लार्जेस्ट प्रिंसिपल डायरेक्शन है, सॉरी लार्जेस्ट प्रिंसिपल स्ट्रेस है, से दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ x1 से, जो स्मॉलेस्ट है से दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ x2। तो x1 और x2 दोनों प्रिंसिपल डायरेक्शन को जो लाइन बाइसेक्ट करेगी, जो लाइन बाइसेक्ट करेगी, ध्यान रखना, जो लाइन बाइसेक्ट करेगी, बाइसेक्ट का मतलब क्या होगा, उस लाइन का एंगल जो होगा वो 45 डिग्री होगा विद बोथ डायरेक्शंस। तो बोलता है कि जो लाइन बाइसेक्ट करेगी उस लाइन के अलोंग ये मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस होगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसको भी देखते हैं बारी बारी से क्या बोलता है ये। सो सॉल्यूशन इसका, वी नो द नॉर्मल कंपोनेंट कैपिटल एन वेक्टर, नॉर्मल कंपोनेंट को हम लिखेंगे कैपिटल एन से, शेयरिंग कंपोनेंट को लिखेंगे हम कैपिटल एस से, ऑफ स्ट्रेस वेक्टर टी वेक्टर न्यू इन द डायरेक्शन ऑफ न्यू वेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस वेक्टर कैपिटल ए वेक्टर ऑफ स्ट्रेस क्वाड्रेटिक, दैट इज this n is proportional to 1 upon a square, means this n equal to plus minus k square upon a square, and it is proved in question number 7, in question number 27 up to equation number a. So you can prove, you have to prove here n is equal to plus minus k square upon a square by question number 27 up to equation number a. तो ये इसकी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, ये सरफेस है क्वाड्रेटिक सरफेस, उसके ऊपर p0 पॉइंट लिया, इस p0 पॉइंट की ऊपर ये ले लिया हमने स्ट्रेस वेक्टर टी वेक्टर न्यू, दिस इज स्ट्रेस वेक्टर टी वेक्टर न्यू, और इसका मतलब हुआ कि इसकी नॉर्मल डायरेक्शन जो है वो ले ली हमने, ये नॉर्मल डायरेक्शन में न्यू वेक्टर आ गया, और इसकी टेंजेंशियल जो शेयरिंग कंपोनेंट है दैट इज लॉन्ग दिस एस शेयरिंग एंड इज नॉर्मल कंपोनेंट। तो इसके अनुसार ये हमने x2 डायरेक्शन ले ली, x2 डायरेक्शन में टॉ 2, x3 डायरेक्शन में टॉ 1, x3 डायरेक्शन में टॉ 3, x1 डायरेक्शन में टॉ 1। अब ये चीज़ें आपको सारी क्लियर कर चुका हूँ पहले में, तो ये चीज़ हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं इन क्वेश्चन नंबर 27, तो यू कैन डू इजली। द एक्सट्रीम, एक्सट्रीम होता है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, लाइज अलोंग एक्सिस ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है, मतलब जो भी इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी दैट लाइज अलोंग द एक्सिस ऑफ क्वाड्रेटिक। Hence extreme values of n, n मतलब नॉर्मल कंपोनेंट, डिनोटेड बाई टॉ 1, टॉ 2 एंड टॉ 3। टॉ 1 है x1 डायरेक्शन में, टॉ 2 है x2 डायरेक्शन में, टॉ 3 है x3 डायरेक्शन में, प्रिंसिपल डायरेक्शन में, आर एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ स्ट्रेस। तो ये होंगी एक्सट्रीम वैल्यूज, मतलब सबसे बड़ी ये होंगी एक्सट्रीम वैल्यूज किसकी, कैपिटल एन की, इन द रिस्पेक्टिव डायरेक्शंस। ठीक है, एक्टिंग एट पॉइंट p0, p0 पॉइंट के ऊपर ये जो स्ट्रेस वेक्टर एक्ट कर रहा है, इस वेक्टर की जो एक्सट्रीम वैल्यूज होंगी, इस स्ट्रेस वेक्टर की जो एक्सट्रीम वैल्यूज होंगी दे आर इन द डायरेक्शन ऑफ x1, x2 एंड x3। नाउ
एक्सट्रीम मीन्स आइदर दे आर मिनिमम और दे आर मैक्सिमम। नाउ टू फाइंड एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस, नॉर्मल की तो आगे नॉर्मल कंपोनेंट तो आगे टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3, मतलब x1 डायरेक्शन में टाउ 1, x2 डायरेक्शन में टाउ 2, x3 डायरेक्शन में टाउ 3, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, तो क्लियर हो गया। नाउ वी वांट टू फाइंड एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ शेयरिंग स्ट्रेसेस। अब शेयरिंग स्ट्रेस की देखते हैं, मतलब टाउ 1 2 टाउ 2 1 टाउ 3 1 टाउ 3 2, है ना, ऑफ टी वेक्टर। इस टेंजेंशियल इस स्ट्रेस वेक्टर के जो शेयरिंग कंपोनेंट्स हैं उनके एक्सट्रीम वैल्यूज देखते हैं। एक्सट्रीम मतलब वेदर दे आर मिनिमम और दे आर मैक्सिमम। तो उसके लिए क्या किया हमने, लेट कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पी नॉट बी टेकन अलॉन्ग प्रिंसिपल डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस। वो मैंने पहले बता दिया आपने कि ये हमने इस तरीके से ली एक्सिस जो आपकी, कि ये टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 दे आर इन द रिस्पेक्टिव डायरेक्शंस, मतलब टाउ 1 1 इज टाउ 1, टाउ 2 2 इज टाउ 2, टाउ 3 3 इज टाउ 3, और शेयरिंग कंपोनेंट इसमें 0। नाउ टी वेक्टर न्यू इज इक्वल टू टी आई न्यू, ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर फॉर्म में, ये टेंसर फॉर्म में। टी आई न्यू होता है टाउ आई जे न्यू जे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है बीच में। दिस इज बिकॉज ऑफ क्वेश्चन नंबर 22, क्योंकि ये सिमेट्रिक होते हैं तो टाउ जे आई को टाउ आई जे से रिप्लेस कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब दिस टी वेक्टर न्यू लिखो या टी आई न्यू लिखो इक्वल टू टाउ आई न्यू आई, टाउ आई न्यू आई। क्या किया हमने, जे को आई चूज़ कर लिया, जैसे जे को आई चूज़ किया तो यहाँ बनेगा टाउ आई आई, जिसको हमने लिखा है टाउ आई, मतलब टाउ 1 1 को टाउ 1 बोला है, टाउ 2 2 को टाउ 2 बोला है, टाउ 3 3 को टाउ 3 बोला है। तो देयरफॉर अब देख लीजिए, यहाँ से पहले आई की वैल्यू बांधी तो टाउ 1 न्यू आ गया, टाउ 1 न्यू 1, टाउ 2 न्यू आ गया, टाउ 2 न्यू 2, टाउ 3 न्यू आ गया, टाउ 3 न्यू 3। ठीक है जी। नाउ कैपिटल एन वेक्टर क्या है, टी वेक्टर न्यू इंटू न्यू नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ, आपको पता नॉर्मल कंपोनेंट कैसे देते हैं, वेक्टर को का डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर के साथ, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर के साथ, बेसिक्स में बता चुका हूँ मैं, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर के साथ बनता है नॉर्मल कंपोनेंट, और क्रॉस प्रोडक्ट बन जाता है शेयरिंग कंपोनेंट। ठीक है, तो टी वेक्टर न्यू इंटू न्यू, टी वेक्टर का मतलब टी आई न्यू, न्यू को लिख दिया हमने न्यू आई, वेक्टर को टेंसर फॉर्म में लिख दिया। टी आई न्यू होता है टाउ आई जे न्यू आई, सॉरी टी आई न्यू होता है टाउ आई जे न्यू जे, ठीक है जी, इंटू न्यू आई। और यू कैन राइट इट एज टाउ आई जे, टाउ आई जे को भी वी विल राइट टाउ आई बिकॉज वी हैव चूजन जे इक्वल टू आई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, और यू कैन राइट इट एज टाउ आई आई न्यू जे, ये आपकी चॉइस है। फिर क्या किया हमने, बिकॉज दिस इज टाउ आई न्यू जे, आई की वैल्यू 1 फिक्स करो, जे की वैल्यू 1 2 3 दे दो, आई की वैल्यू 2 फिक्स करो, जे की वैल्यू 1 2 3 दे दो, आई की वैल्यू 3 फिक्स करो, जे की वैल्यू 1 2 3 दे दो, ये बन गई क्वेश्चन। ठीक है, बाकी कंपोनेंट जीरो हो जाएंगे, बी लेफ्ट विद टाउ 1 1 न्यू 1 स्क्वायर प्लस टाउ 2 2 न्यू 2 स्क्वायर प्लस टाउ 3 3 न्यू 3 स्क्वायर, और अल्टीमेटली टाउ 1 1 इज टाउ 1, टाउ 2 2 इज टाउ 2, टाउ 3 3 इज टाउ 3। याद करना है इसको, ये क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर नॉर्मल कंपोनेंट। नॉर्मल कंपोनेंट की क्वेश्चन आ गई टाउ 1 न्यू 1 स्क्वायर प्लस टाउ 2 न्यू 2 स्क्वायर प्लस टाउ 3 न्यू 3 स्क्वायर, इसको हम आगे न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे, ध्यान रखना। मतलब दिस इक्वेशन इट सेल्फ गिव्स द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस। उसके बाद यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन फिगर, जो आपकी डायग्राम थी, वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम बिकॉज दिस इज, कोई भी ले लीजिए आप यहाँ पे, दिस इज योर, दिस इज ए रेक्टेंगल, दिस इज बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर जमा बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और इसके लॉन्ग टी वेक्टर नहीं, तो टी वेक्टर न्यूज इक्वल टू, ये एस है तो ये भी एस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो एस स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू टी वेक्टर न्यू स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये बन गया हमारे पास टी वेक्टर न्यू मॉड स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एस स्क्वायर को इधर लेके इसको इधर लेके आ गया, टी वेक्टर न्यू मॉड माइनस एन स्क्वायर, और टी वेक्टर न्यू अभी निकाला आपने ऊपर, टी वेक्टर न्यू क्या था, ये टाउ आई न्यू आई नंबर 1 से, तो आ गया टाउ आई स्क्वायर न्यू आई स्क्वायर, और एन की वैल्यू ये निकाली आपने, टाउ 1 न्यू 1 स्क्वायर प्लस टाउ 2 न्यू 2 स्क्वायर प्लस टाउ 3 न्यू 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान से देखते जाना कैलकुलेशन को। अब यहाँ पर आई की वैल्यू 1 दी, ये आ गया, आई की वैल्यू 2 दी, ये आ गया, आई की वैल्यू 3 दी, आई की वैल्यू 1 2 3 दे दी, ये आ गया, और अगला होल स्क्वायर एज इट इज़, ये बना आपका एस स्क्वायर नंबर 4। ध्यान रखिए, तो अब ये दो स्टैंडर्ड रिजल्ट बन गए, एन आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 3, एस आ गया, ये नंबर 4, मतलब इस नंबर 4 से आपको शेयरिंग स्ट्रेस की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिल जाएंगी, और यहाँ से आपको नॉर्मल की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिल जाएंगी। नाउ वी नो वेरी वेल न्यू जे इज डायरेक्शन कोसाइन, एंड डायरेक्शन कोसाइन को कैसे डिफाइन करते हैं, न्यू जे इज नथिंग बट दिस इज द कॉस ऑफ एंगल बिटवीन न्यू एंड एक्स जे और न्यू के बीच में जो कॉस ऑफ एंगल होगा दैट इज न्यू जे, आपको पता है अब ये सारी चीज़ें। इफ़ द डायरेक्शन न्यू आई आर टेकन अलॉन्ग एक्सिस ऑफ क्वाड्रेटिक, बोलने का मतलब
न्यू वन ले लिया हमने x1 डायरेक्शन में, न्यू टू ले लिया हमने x2 डायरेक्शन में, न्यू थ्री ले लिया हमने x3 डायरेक्शन में। अब ध्यान से देखें ज़रा, न्यू वन x1 डायरेक्शन में है तो इट मे बी इन पॉजिटिव डायरेक्शन और इट मे बी इन नेगेटिव डायरेक्शन, ध्यान रखना है। एट ए टाइम दो साइड चलेगा, either new one is in this direction or new one is in this direction, either this is in the positive direction of x-axis or it is in the negative direction of x-axis. Similar for new 2 and new 3. New 2 is also in the positive direction of x2, in the negative direction of x2. New 3 is in the positive direction of x3 and negative direction of x3. ध्यान रखना है आपको, मैं ये बोल चुका हूँ पहले कि नॉर्मल की दो डायरेक्शंस होती हैं, आइदर इट इज़ इन आउटवर्ड डायरेक्शन और इट इज़ इन इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो पहले तो न्यू वन की बात कर लेते हैं, एक की बात करेंगे, बाकी सिमिलरली आ जाएंगे फिर। न्यू वन का मतलब कॉस ऑफ एंगल बिटवीन x1 एंड न्यू, x1 और न्यू के बीच में एंगल, x1 और न्यू के बीच में एंगल, क्योंकि हम न्यू वन कहाँ ले रहे हैं x1 डायरेक्शन में, तो एंगल क्या होगा, या 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। तो कॉस ऑफ 0 होगा तो 1 बन जाएगा, कॉस ऑफ 180 होगा तो -1 बन जाएगा अलॉन्ग x1 डायरेक्शन। ठीक है जी, तो इसका मतलब न्यू वन आ गया +-1। x1 अगर x1 डायरेक्शन में न्यू वन लेंगे तो इट इज़ +-1। अगर x2 x3 की डायरेक्शन की बात करें तो न्यू वन x1 डायरेक्शन में आ गया तो न्यू वन x2 डायरेक्शन के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा तो cos 90 बन जाएगा यहाँ पे, दैट इज 0। ठीक है, उसी तरीके से न्यू थ्री इज अगेन x1 डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, x1 x2 x3 दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमने न्यू वन ले लिया x1 डायरेक्शन में, तो x1 डायरेक्शन में न्यू वन आ गया +-1। तो बाकी जो डायरेक्शन को साइन है, न्यू टू इज परपेंडिकुलर टू x1, न्यू थ्री इज परपेंडिकुलर टू x1, इसका मतलब न्यू टू और x1 के बीच में एंगल 90 डिग्री, न्यू थ्री और x1 के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो cos ऑफ 90 0 होता है, सो दैट्स व्हाई दे आर इक्वल टू 0। उसी तरीके से फिर हम न्यू टू ले लिया, हमने न्यू टू ले लिया x2 डायरेक्शन में। जब x2 डायरेक्शन में लिया न्यू टू, तो न्यू टू की वैल्यू +-1 आ जाएगी, +-1 आ जाएगी। न्यू टू x1 के साथ परपेंडिकुलर, न्यू टू x3 के साथ परपेंडिकुलर, तो इन दोनों की वैल्यू 0 आ जाएगी। एंड ऑन द सेम लाइन्स न्यू 3 इज +-1, न्यू 1 एंड न्यू 2 इक्वल टू 0। अब इन वैल्यूज़ को उठाओ, ध्यान से सुन ले मेरी बात, पहले x1 डायरेक्शन में न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3 की वैल्यू उठाओ और नंबर 4 में पुट करो। अब ये आपका टास्क है। फिर x2 डायरेक्शन में न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3 की वैल्यू उठाओ और नंबर 4 में पुट करो। फिर न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3 x3 डायरेक्शन की वैल्यूज उठाओ, नंबर 4 में पुट करो। और आप देखेंगे इन ऑल द केसेस, इन ऑल दीज 3 केसेस, जब आप इन तीनों सेट्स की वैल्यूज़ को नंबर 4 में पुट करेंगे तो तीनों के तीनों सेट के लिए हमारे s² 0 आएंगे। s² इक्वल τ1² माइनस τ1² इक्वल 0, s² इक्वल τ2² माइनस τ2² इक्वल 0। और ये तो बोलने का मतलब ये हुआ कि जब ये न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3 ये जो तीन सेट आए, इन तीनों सेट को जब नंबर 4 में पुट करेंगे तो s² इन ऑल द केसेस इक्वल टू 0, अल्टीमेटली मॉड s इक्वल 0। इसका मतलब क्या हो गया, विच शोज दैट प्लेनर एलिमेंट्स नॉर्मल टू द प्रिंसिपल डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस आर फ्री फ्रॉम शेयर स्ट्रेस, फ्री फ्रॉम शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस एस 0 होने का मतलब एस क्या था, एन था नॉर्मल स्ट्रेन, सॉरी नॉर्मल स्ट्रेस, एस है शेयरिंग स्ट्रेस, तो इसका मतलब शेयरिंग स्ट्रेस आपकी 0 होगी। कब 0 हुई, विच शोज दैट प्लेनर एलिमेंट नॉर्मल टू द प्रिंसिपल डायरेक्शन। अगर ये प्रिंसिपल डायरेक्शन के नॉर्मल होंगे तो उस केस में ये जो स्ट्रेस है आपकी, इसका शेयरिंग कंपोनेंट जो है वो 0 हो जाएगा, मतलब ये स्ट्रेस शेयरिंग कंपोनेंट से इंडिपेंडेंट हो जाएगी। हेंस वी कंक्लूड दैट मिनिमम वैल्यू 0 ऑफ एस मॉड आर एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल डायरेक्शन। इसका मतलब प्रिंसिपल डायरेक्शन में अगर हम बात करेंगे तो प्रिंसिपल डायरेक्शन में ये जो शेयरिंग स्ट्रेस है, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। द वैल्यू ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस इन प्रिंसिपल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। नाउ टू डिटरमिन डायरेक्शन एसोसिएटेड विद द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयरिंग। अब देखते हैं कि इस शेयरिंग स्ट्रेस की मैक्सिमम, मिनिमम वैल्यू तो आगे 0, अब मैक्सिमम देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है। नाउ टू डिटरमिन डायरेक्शन एसोसिएटेड विद मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयरिंग स्ट्रेसेस, we maximize the function on right hand side of equation number 4। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 4 की राइट हैंड साइड है उसको हम मैक्सिमाइज करेंगे, और मैक्सिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, न्यू आई इक्वल टू 1, मतलब न्यू 1² प्लस न्यू 2² प्लस न्यू 3² इक्वल टू 1। आपको पता है ये 1 होता है, न्यू 1² प्लस न्यू 2² प्लस न्यू 3² इक्वल टू 1 होता है ये। ठीक है, तो for this we use method of Lagrangian multipliers। अब Lagrangian multiplier you have studied in the BSc class।
तो इस चीज़ को चेक करने के लिए, मतलब शेयरिंग स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए एक तो इस फार्मूले को यूज़ करेंगे और साथ में लैग्रैन्जियन मल्टीप्लायर यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे? बाय दिस मेथड वी गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ न्यू आई। इस मेथड के हेल्प से हम क्या करेंगे, न्यू आई की हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। कुछ हम कर चुके हैं ऊपर, ये 3 सेट के फॉर्म में, न्यू 1 + -1, न्यू 2 0, न्यू 3 0। ठीक है, ये कहाँ निकालेंगे वैल्यू हमने, जब आपके ये जो न्यू जे हैं, इफ़ दे आर इन द रिस्पेक्टिव डायरेक्शन ऑफ x1 एक्सिस, x2 एक्सिस, x3 एक्सिस, इन द रिस्पेक्टिव डायरेक्शन ऑफ x1 x2 x3 एक्सिस, तो उस केस में हमारे पास न्यू जे की ये वैल्यूज़ हैं। अगर न्यू आपका x1 और x2 को बाइफरकेट कर जाए, मतलब 45 डिग्री के ऊपर, मतलब बाइसेक्ट कर जाए, मतलब एंगल 45 डिग्री बनाया जाए, तो उस केस में न्यू 1, न्यू 2, न्यू 3 की वैल्यूज़ क्या आएंगी, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। बाय दिस मेथड वी गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ न्यू आई एंड एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एस एंड एन एज गिवन द फॉलोइंग टेबल विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 3 and 4। नंबर 3 आपको पता है, इट इज़ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एन। नंबर 4 आपको पता है, इट इज़ द इक्वेशन ऑफ एस शेयरिंग। मैं बार बार नहीं जाऊँगा पीछे। नंबर 3 आपको पता है, नंबर 4 आपको पता है। नंबर 3 और 4 की हेल्प से और इस इक्वेशन की हेल्प से अब हम न्यू 1, न्यू 2, न्यू 3 की वैल्यूज़ निकालेंगे x1 डायरेक्शन में, x2 डायरेक्शन में, x3 डायरेक्शन में, तथा जब ये बाइसेक्ट करेंगे उन x1, x2, x3 डायरेक्शंस को। तो कैसे करेंगे देखो ज़रा, ध्यान से देखते जाना। ये तो हम निकाल चुके हैं। जब एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री था, कहने का मतलब जब न्यू 1 x1 डायरेक्शन में था, जब न्यू 1 x1 डायरेक्शन में था तो ये थी वैल्यू +-1 0 and 0। जब न्यू 2 x2 डायरेक्शन में था तो ये वैल्यू थी। न्यू 3 जब x3 डायरेक्शन में था तो ये वैल्यू थी। अब हमने क्या किया, अब हमने ले लिया एक लाइन ली जो इनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करती है। तो 45 डिग्री आ गया। 45 डिग्री आ गया तो उसका मतलब कॉस ऑफ 45 डिग्री, कॉस ऑफ 45 डिग्री। देखो ज़रा, ये निकाल के बताया होगा नीचे यहाँ पे कैसे आ रही वैल्यूज़। तो ये देखो, ये न्यू 1 की वैल्यू आ गई, ये न्यू 2 की वैल्यू आ गई, न्यू 3 की वैल्यू आ गई, और इन वैल्यू के अनुसार एस मॉड एक्सट्रीम, एन मॉड एक्सट्रीम, एस मॉड एक्सट्रीम की ये वैल्यू आई, मतलब ये मिनिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू। अब ये आई कैसे हो देखो, एक्सप्लेन किया नीचे देखिए ज़रा। ये इतना तो क्लियर हो गया आपको। ये तो हम अभी प्रूव कर चुके हैं ऊपर। ये इतना यहाँ 0 और 180 डिग्री के लिए ये चीज़ हम अभी बता चुके हैं ऊपर कि द वैल्यूज़ ऑफ न्यू 1, न्यू 2, न्यू 3 आर दिस, एंड बिकॉज ऑफ दीज वैल्यूज़ एस मॉड इज़ 0 एंड एन मॉड इज़ τ1, τ2, τ3। अब हमने बात करनी 45 डिग्री की। तो अगर एंगल 45 डिग्री का मतलब क्या हुआ, इनको कोई लाइन बाइफरकेट कर रही है, मतलब सॉरी बाइसेक्ट कर रही है। न्यू 1 और न्यू 2 को बाइसेक्ट कर रही है, न्यू 2 न्यू 3 को बाइसेक्ट कर रही है, न्यू 1 न्यू 3 को, तीनों में से कोई भी उठा सकते हैं, एक उठाओ बाकी सिमिलर हो जाएगा। तो क्या किया हमने, न्यू 1, न्यू 2, न्यू 3 की वैल्यूज़ को उठाया, न्यू 1, न्यू 2, न्यू 3 की वैल्यूज़ को उठाया और नंबर 3 में पुट किया पहले। कौन सी, ये वाली 0 ±1/√2 ±1/√2। ये आपको क्लियर हो गया कि जब एंगल 45 डिग्री का होगा, जब एंगल आपका 45 डिग्री का होगा तो उस केस में, ये देखो ये डायग्राम बनाई है यहाँ पे छोटी जैसे, अगर आपको नज़र आ रही होगी तो देखते हैं ज़रा। ये है, ये x1 डायरेक्शन, ये x2 डायरेक्शन, तो ये एंगल, ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है। तो ये एंगल हो गया 45 डिग्री। इधर इस लाइन का x1 डायरेक्शन के साथ एंगल 45 डिग्री, इस लाइन का x2 डायरेक्शन के साथ एंगल 45 डिग्री। ठीक है जी। तो ये 45, ये 45, और कॉस ऑफ 45 डिग्री होता है 1/√2। तो 45 डिग्री इधर को, 45 डिग्री उल्टे डायरेक्शन, दैट्स वाई +-1/√2, और वैसे +-1/√2। तो एक वैल्यू आई 0, बाकी दो वैल्यू आ गई +-1/√2 +-1/√2। ये 0 क्यों आई, क्योंकि तीसरी डायरेक्शन जो है दैट इज़ म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है जी, तीसरी डायरेक्शन जो है दिस इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू x1 एज वेल एज x2, और ये लाइन सिर्फ इन दो एक्सिस को बाइसेक्ट कर रही है। तो जिन दो एक्सिस को बाइसेक्ट कर रही है उनकी वैल्यू आ गई, क्योंकि cos 45 डिग्री होता है 1/√2, क्योंकि इट हैज़ टू डायरेक्शन, सो दैट्स वाई इट हैज़ +- साइन। और ऑन द सेम लाइन न्यू 2 आ गया, ये न्यू 3 आ गया ये। तो जिस डायरेक्शन की जिस नॉर्मल की आप बात करेंगे, जैसे न्यू 1 की बात करें तो न्यू 1 इज इन द डायरेक्शन ऑफ x1, तो x1 डायरेक्शन में इट इज़ 0। ठीक है, न्यू 2 x2 डायरेक्शन में 0, न्यू 3 x3 डायरेक्शन में 0, बाकी +-1/√2 वैल्यू आ जाएंगी। उसके बाद इन वैल्यू के अनुसार व्हाट इज एस मॉड,
एक्सट्रीम बट इज़ एन मॉड एक्सट्रीम, वो आगे एक्सप्लेन करके बताया यहाँ पे नीचे। क्या किया हमने यहाँ पे इन वैल्यूज़ को, ये ऊपर वाली तो आप निकाल चुके हैं, ये 0 ±1/√2 +(1/√2), पहले इन वैल्यूज़ को उठाओ और नंबर 3 में पुट करो। ये किया देखो, न्यू 1 0, न्यू 2 ±1/√2, न्यू 3 ±1/√2। ये जब इन वैल्यूज़ को नंबर 3 में पुट किया, ये अब आपका टास्क है। नंबर 3 में पुट करेंगे तो एन की वैल्यू आ गई τ2 इंटू +(1/√2) का होल स्क्वायर प्लस τ3 +(1/√2) का होल स्क्वायर, और न्यू 1 क्योंकि 0 तो पहले 0 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करके आ गया हाफ τ2 + τ3। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने ये सेट पुट किया तो एन की वैल्यू आ गई हाफ τ2 + τ3, एन की वैल्यू आ गई हाफ τ2 + τ3, ये आ गई एन की वैल्यू, ये एन मॉड ये लिखा है यहाँ पे, एन मॉड का टेबल ये बनाया, तो एन मॉड की वैल्यू आ गई हाफ τ2 + τ3। ऑन द सेम लाइन्स, सॉरी ये वैल्यू पुट की ऐसे, इधर मैं उल्टा बोल गया यहाँ पे, ये ऐसे करके न्यू 1 की वैल्यू 0, न्यू 2 की वैल्यू +(1/√2), न्यू 3 की वैल्यू +(1/√2). तो जब ये वैल्यू हमने एन में पुट की तो ये आ गई एन एक्सट्रीम। जब नीचे वाला सेट पुट किया, जब ये नीचे वाला सेट पुट करेंगे, न्यू 1 की वैल्यू +(1/√2), न्यू 2 की वैल्यू 0, न्यू 3 की वैल्यू +(1/√2) इन इक्वेशन नंबर 3। जब इस सेट को पुट किया तो बन जाएगा हाफ τ3 + τ1। आप चेक कर सकते हैं इसको, यू कैन कैलकुलेट। उसी तरीके से जब तीसरा सेट पुट किया तो ये बन गया हाफ τ1 + τ2। ये आ गई कैपिटल एन की वैल्यूज़, एक्सट्रीम वैल्यूज़, ठीक है। उसी तरीके से फिर अगेन इन न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3 की तीनों सेट की वैल्यूज़ अब हमने पुट करी नंबर 4 में। पुट न्यू 1 न्यू 2 एंड न्यू 3, पहला सेट जो पहला सेट है इसको नंबर 4 में पुट किया। जब नंबर 4 में पुट करेंगे तो एस स्क्वायर आ गया। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ टास्क के। नंबर 4 में न्यू 1 की वैल्यू 0, न्यू 2 की वैल्यू +(1/√2), न्यू 3 की वैल्यू +(1/√2) पुट करो, कैलकुलेट इट, और कैलकुलेट करके आ जाएगा ये आ जाएगा 1/4 τ2 स्क्वायर + τ3 स्क्वायर -2 τ2 τ3, और ये बन जाएगा आपका τ2 - τ3 का होल स्क्वायर। ये दिस इज τ2 - τ3 का होल स्क्वायर, और ये अल्टीमेटली बन जाएगा τ2 - τ3/2 का होल स्क्वायर। इस साइड एस स्क्वायर ध्यान रखना, ये इस साइड हमारे पास एस स्क्वायर अगले पेज में क्या कैलकुलेशन की, पर मैं यही कर रहा हूँ इसको। और अगले स्टेप में बनेगा 1/2 इंटू τ2 - τ3 का होल स्क्वायर। ये बन गया a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, और दोनों साइड से स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ऐसा आ जाएगा हाफ τ2 - τ3, हाफ τ2 - τ3। ये देखो हाफ τ2 - τ3 जब आपने ये वैल्यू पुट की नंबर 4 में। फिर दूसरा सेट पुट करो, ये न्यू 1 की वैल्यू +(1/√2), न्यू 2 की वैल्यू 0, न्यू 3 की वैल्यू +(1/√2) इन इक्वेशन नंबर 4। तो हमारे पास एस एक्सट्रीम आ जाएगा हाफ τ3 - τ1। और जब तीसरा सेट पुट करेंगे, न्यू 1 की वैल्यू +(1/√2), न्यू 2 की वैल्यू +(1/√2), न्यू 3 की वैल्यू 0 नंबर 4 में पुट करेंगे तो बनेगा हाफ τ1 - τ2। सिमेट्री बनती है, देखो ज़रा 2 3 3 1 1 2, 2 3 3 1 1 2, ये सिमेट्री बनती है कैलकुलेशन के टाइम में। तो हम एक निकालते हैं, बाकी सिमिलरली लिख देते हैं। सो दिस इज द वे हाउ टू फाइंड एस एक्सट्रीम एंड एन एक्सट्रीम अकॉर्डिंग टू वैल्यूज ऑफ न्यू 1 न्यू 2 एंड न्यू 3 एट एंगल 0 डिग्री 180 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है जी। सो दिस इज द वे हाउ टू कैलकुलेट यू कैन। तो ये बन गया आपका। सिमिलरली ये ऐसा आगे हाफ τ2 - τ3 में बता चुका हूँ आपको। और सिमिलरली फॉर अदर वैल्यूज एस आ जाएगा हाफ τ3 - τ1, एस इक्वल टू हाफ τ1 - τ2। तो अल्टीमेटली नाउ इफ़ वी कंसिडर τ2 बिटवीन τ3 एंड τ1, अब ये आपकी चॉइस है यहाँ पे। हम यहाँ पर अब फर्दर जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे फॉर दिस कंडीशन τ3 लेस देन τ2 लेस देन τ1। हमने मान लिया τ1 सबसे बड़ा, τ2 उससे छोटा, टॉ3 सबसे छोटा। बाकी आपकी चॉइस, आप जिस मर्जी को जैसे मर्जी चूज़ करो। हम ये लेके चल रहे हैं, और इसके अनुसार अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में चेक करेंगे अंडर दिस कंडीशन बट अबाउट दिस रिजल्ट्स। नाउ इफ वी कंसिडर τ3 लेस देन τ2 लेस देन τ1, देन τ1 इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन। ऑटोमेटिक नजर आ रहा है, τ1 सबसे बड़ी, τ2 से छोटी, τ3 सबसे छोटी, एंड τ3 इज मिनिमम। τ1 सबसे बड़ी वैल्यू, τ3 सबसे छोटी वैल्यू ऑफ एन। ठीक है जी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एस इज, तो उस केस में एस की वैल्यू मैक्सिमम क्या बन जाएगी, एस मैक्सिमम इज इक्वल टू, एस मैक्सिमम बन गया हाफ τ1 - τ3 मॉड। क्योंकि τ1 τ3 से बड़ा है तो दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव होगा,
पॉजिटिव होगा तो ये आ गया। क्योंकि मॉड लगा रहे हैं तो मॉड के अंदर टाउ 1 माइनस टाउ 3 लिखो या टाउ 3 माइनस टाउ 1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हेंस मैक्सिमम शेयरिंग, अब देखो जरा ये शेयरिंग कब आ रही है, देखो जरा ध्यान से टेबल देखो जरा, जो शेयरिंग है मिनिमम आ गई 0, अगर ध्यान दें आप, जो मिनिमम शेयरिंग है दैट इज 0 एंड दैट मिनिमम शेयरिंग इज एट 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, मतलब इन द रिस्पेक्टिव डायरेक्शंस इन पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव साइड। और मैक्सिमम शेयरिंग जो आ रही है, मैक्सिमम शेयरिंग क्या आ रही है, हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ द स्ट्रेसेस इन द प्रिंसिपल डायरेक्शंस। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो मैक्सिमम शेयरिंग आ रही है दैट इज इक्वल टू हाफ टाइम्स डिफरेंस ऑफ द स्ट्रेसेस इन रिस्पेक्टिव प्रिंसिपल डायरेक्शंस। और ये कब आ रही है, 45 डिग्री के ऊपर। इसका मतलब अगर कोई लाइन इन रिस्पेक्टिव डायरेक्शंस को 45 डिग्री के ऊपर बाइसेक्ट कर रही है तो हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेस जो है वो मैक्सिमम है, ध्यान रखिएगा। और उसी तरीके से नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ शेयर जो है, स्ट्रेस जो है, सॉरी हाँ, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस जो है वो मैक्सिमम कहाँ आ रही है, अगेन 45 डिग्री के ऊपर। तो मिनिमम शेयरिंग इज एट 0 डिग्री 180 डिग्री, मिनिमम नॉर्मल कंपोनेंट एट 0 and 180 degree, but at 45 degree sharing stress is maximum as well as normal component is maximum. Normal components are maximum at, उल्टा हो रहा है, मैं गलत बोल गया, मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से। शेयरिंग कंपोनेंट्स मैक्सिमम आ रहे हैं 45 डिग्री के ऊपर और नॉर्मल कंपोनेंट मैक्सिमम आ रहे हैं 0 डिग्री और 180 डिग्री के ऊपर। तो अब इसको यही लिखा है यहाँ पे। नाउ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एस ये आ गई हमारी हाफ टाउ 1 माइनस टाउ 3 मॉड। Hence, maximum shearing stress acts on the surface element that bisect, 45 डिग्री के अनुसार आया ना 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का मतलब क्या हुआ, दैट बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन x1 एंड x3। क्योंकि आप टाउ 1 और टाउ 3 की बात करें तो टाउ 1 इज इन द डायरेक्शन ऑफ x1, टाउ 3 इज इन द डायरेक्शन ऑफ x3। तो इसका मतलब जो मैक्सिमम शेयरिंग आ रही है दैट इज एट द लाइन विच बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन x1 एंड x3 axis and containing x2 principal axis. Similarly, maximum shearing stress on the surface element that bisect the angle between x2 and x3, जैसे x1 x3 में बाइसेक्ट हुआ तो टाउ 1 माइनस टाउ 3 आ गया, जब x2 और x3 में बाइफिकेट होगा तो यहाँ पर आ जाएगा टाउ 2 माइनस टाउ 3, जब x1 और x2 में बाइफिकेट हो तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी टाउ 1 माइनस टाउ 2। तो वही लिखिए अब लैंग्वेज, मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस ऑन द सरफेस एलिमेंट दैट बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन x2 and x3, axis containing x1 principal axis and bisect the angle between x1 and x2 axis containing x3 principal axis respectively. Hence, maximum shearing stress is equal to, देखो जरा, maximum shearing stress is equal to half of the difference is 1/2 of the difference between the greatest and least normal stress. हमने टाउ 1 सबसे बड़ी ली थी, टाउ 3 सबसे छोटी ली थी, तो ये आ गया। ठीक है जी, डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नॉर्मल स्ट्रेस and acts on the plane that bisect the angle between the direction of largest and smallest principal stress. क्योंकि टाउ 1 is in the direction of x1 direction, टाउ 3 is in the direction of x3 direction, टाउ 1 is the maximum stress, टाउ 3 is the minimum stress, तो इसका this is the difference of maximum and minimum stress that gives the maximum shearing stress, that gives the maximum shearing stress. So this is all about for this question. So next question को हम देखेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।